तो ब्रोकन चेन्स, यहाँ पर ये ब्रोकन चेन्स दिखाई गई हैं जो ये वाली हैं, और ये सर पे जो ओक का वो ताज बनाया गया है, और ये स्वॉर्ड है, और ये दंड है, और ये छाती पे रखने वाला वो निशान है। तो यहाँ पर ब्रोकन चेन्स हैं, बीइंग फ्रीड, जो आज़ाद हो रहे हैं उनकी चेन्स टूटी हुई दिखाई गई थी। और ब्रीस प्लेट विद ईगल, जो छाती पर लगाई हुई है, ईगल वाली प्लेट है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, पावर। और क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स का ये वाला क्राउन है, ये हीरोइज़म को बताता है। स्वॉर्ड जो है वो रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए उद्यत होना, तैयार होना। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के साथ में ऑलिव की एक टहनी है। विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति बनाने के लिए उद्यत होना। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, 3 रंग का जो काला, लाल और गोल्ड कलर का जो 3 रंग का झंडा है। फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाई द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, जर्मन स्टेट्स के सत्ताधारी जो थे उन्होंने इसको बैन कर दिया था। तो आगे है रेज ऑफ द राइजिंग सन, चढ़ते सूरज की किरणें। बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा, नए युग की शुरुआत। ये जो पीछे ये सूर्य की किरणें हैं, नए युग की शुरुआत। ये ट्राई कलर है, गोल्डन कलर का, रेड का और ब्लैक कलर का ये झंडा है। ये साथ में ओक वृक्ष की टहनी है जो पीस को बताती है। तो विद द हेल्प ऑफ द चार्ट इन बॉक्स 3 आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ वैट्स जर्मेनिया एंड इंटरप्रेट द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पेंटिंग इन एन अर्लियर एल्गोरिकल रेंडरिंग ऑफ 1836 वेट हैड portrayed the castle's crown at the place where he has now located. The broken chain explain the significance of this change. तो ये सारे सिंबल्स के बारे में वहाँ पर बताया गया है। और ये एक चित्र है, इसमें द फॉलन जर्मेनिया जो जूलियस हिबनर 1850 को बनाई गई है। जर्मन की ताकत का ख़त्म होना यहाँ पर दंड है, कानून का रिप्रेजेंटेशन करता है, और ये ताज की रिप्रेजेंटेशन करती है। और ये जर्मेनिया जो है वो गिर गई है। तो फिगर 17 में हमने देख लिया है। आगे ये जो चित्र है इसमें जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, द अर्लीस्ट, ये रिवर है, नदी है, उसकी रक्षा कर रही है जो जर्मेनिया है। ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द जर्मन पावर है। तो ये एक रिवर है, उसकी रक्षा कर रही है। 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेजन वाज कमीशनड टू पेंट दिस इमेज, उसको ये इमेज बनाने के लिए पैसे दिए गए थे। द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मेनियाज स्वॉर्ड रीड, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। तो ये जो तलवार है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो जर्मेनिया है वो इस नदी की रक्षा करती है। आगे है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद, और इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। यानी जो देश होते थे वो उनके पास सत्ता होती थी तो वो दूसरे देशों पर हमला करके वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। ऐसी नीति को इम्पीरियलिज्म कहते हैं। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी 1801 से शुरू होकर 1900 तक जाती है। तो उसका आखिरी क्वार्टर जो 1860 के बाद का टाइम है,
Nazism no longer retained as a idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century। तो पहले हाफ में जो ये वाला जो नेशनलिज्म था उसका इतना प्रभाव नहीं था, बट बिकेम ए नैरो क्रीड एंड लिमिटेड एंड्स। तो इसके जो अंत हो गए, कम हो गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लोग थे वो आपस में एक दूसरे से उन्होंने लड़ाई करने का ठान लिया। अदर एवर रेडी टू गो टू वार। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्टिक एम्स। तो यूरोपियन पावर्स जो थी वहाँ पर उन्होंने इस बात का षड्यंत्र किया कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, लोग सत्ता उनको सौंप रहे हैं, मतलब बोर्ड्स के द्वारा, तो वो उसको साम्राज्यवाद में उन्होंने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। तो उसमें जो एक बाल्कन्स का एरिया था वहाँ पर यूरोप में सबसे ज़्यादा टेंशन थी। बाल्कन्स वर ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as slaves। तो स्लाव्स। तो ये जो देश थे ये वाले उस बॉल्कन्स के एरिए में थे, उनको स्लाव्स, लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वार अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। उनका बड़ा भाग बाल्कन एरिया का था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई और नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़ गईं तो यहाँ पर बहुत विद्रोही हालात पैदा हो गए। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success। ऑटोमन एम्पायर ने सारी 19th सेंचुरी में अपने आप को शक्तिशाली करने की मॉडर्नाइजेशन के द्वारा और इंटरनल सुधारों के द्वारा अपने आप को सफल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। वन बाई वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल। बहुत सारे यूरोप के जो देश उनके अधीन थे वो उससे धीरे धीरे गुम होते गए। एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, वहाँ पर आज़ादियाँ घोषित होती रहीं। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल राइट्स। राजनीतिक हकों के साथ उन्होंने अपनी आज़ादी का प्रयत्न किया। ऑन nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। उन्होंने ये भी सबूत के साथ सिद्ध करने की कोशिश की कि पहले पूर्व के समय में वो लोग आज़ाद थे, लेकिन बाहर के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने यहाँ पर हमारी आज़ादी पर कब्जा कर लिया। हैंस द रिबिलियस nationalists in Balkans thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence। तो बाल्कन जो थे इस सोच के मालिक थे कि वो लोग पहले वाली आज़ादी को लंबे समय के बाद भी हासिल करेंगे। एट द डिफरेंट Slavic nations nationalities struggled to define their identity and independence। The Balkan area became an area of intense conflict। तो बाल्कन का एरिया, वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई चलती रही और वो बड़ा विविधतापूर्ण वाला एरिया बन गया। मतलब वहाँ पर शक्ति के लिए काफ़ी संघर्ष हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गए लोगों के आपस में। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकेम द सीन ऑफ द
बिग पावर राइवलरी, बड़े बड़े देशों ने उसी एरिया पर इसी बहाने कब्जा करने की कोशिश की। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंसिव राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज। तो कॉलोनीज़ होती थी जहाँ पर वो लोग अपने सब्जेक्ट्स को रखते थे और वहाँ से लूट होती थी, और यूरोपियन पावर्स जो थे वहाँ पर व्यापार करते थे, एज वेल एज नवल एंड मिलिट्री माइट की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ये विरोधाभास जो था, दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट ऑन द वे ऑफ बैल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। तो वो जो सत्ता का केंद्र था वहाँ से अपने आप को वो शक्तिशाली साबित करने की कोशिश कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। दीज रॉयल्टीज वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ बैल्कन प्रॉब्लम्स अनफोल्डेड। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans। सभी जो ये देश थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह, ये सारे बैल्कन एरिया पर अधिकार करना चाहते थे। एंड एक्सटेंडेड इट्स ओन कंट्रोल ओवर एरिया, तो उससे आगे बढ़ना चाहते थे। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स इन रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इससे उन पावर्स में आपस में लड़ाइयाँ होती नहीं, तो अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई।